हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और शहरों का जो कैटेगराइजेशन था बेसिकली दो पार्ट में, लोअर टाउन और सिटिडल, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम जो है उसके आगे का हिस्सा देखते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये बेसिकली सिटिडल एरिया के बारे में है। सिटिडल के कौन सा एरिया था, तो बेसिकली ये जो है अपर क्लास के जो लोग थे उनके यहाँ जो एलिट सेक्शन था ये उनका इलाका था। और ये जो रेफरेंस है ये स्पेशली मोहनजोदाड़ो के लिए जो है के रेफरेंस में है। तो यहाँ पर जो है कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखे गए जिसमें जो है एक वेयर हाउस जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहा है। वेयर हाउस क्या था, बेसिकली ये लोग जो है चूँकि ट्रेडिंग करते थे और बहुत बड़े पैमाने पर इनका ट्रेड होता था, तो जो सामान इनको लाना ले जाना होता था उस सामान को रखने के लिए इनको बड़े बड़े जो है हॉल्स की ज़रूरत थी। ठीक है, तो कैसे पहचाना गया ये वेयर हाउस है, तो ज़मीन के ऊपर इन्होंने कुछ बड़े बड़े जो स्टेजेस बना के रखे थे जो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर थे। आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो कि कुछ स्टेजेस बने हुए हैं। तो माना ही जाता है ये जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे या स्टेज जो बनाए गए थे ये सारे के सारे वेयर हाउस हैं। चूँकि बाढ़ की संभावना थी इसलिए जो है लोग पानी से वो नुकसान ना हो उसी से बचाने के लिए जो है उन्होंने ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म बनाया था जिस पर जो है अनाज वो रखते थे। अगेन जो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो के लिए जिस पे सवाल आता है दैट इज़ ग्रेट बाथ। ठीक है, अभी इस ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ेंगे। एक स्तूपा भी दिखता है, अक्सर आप जो उसकी इमेज देखोगे तो पीछे एक स्तूप दिखता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये स्तूप जो है ये बुद्धिस्ट पीरियड का है। ये माना जाता है बाद में किसी बुद्धिस्ट राजा शायद कनिष्क ने बनाया था। ये जो है इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है ये जो स्तूपा है। ठीक है, और शायद यही वजह थी कि जब स्टार्टिंग दौर में कनिंघम को जब यहाँ से एविडेंसेस मिले थे तो उन्होंने माना था कि ये बुद्धिस्ट साइट हो सकती है। वो ये बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं थे कि ये जो है एक अलग ही सिविलाइजेशन है, क्योंकि स्तूपाज और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर से बहुत मिल रही थी। ठीक है, तो ये हो गया जो है सॉरी वेयर हाउस हो गया। जो पूरे के पूरे सारे के सारे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर माना जाता है कि उसके ऊपर लकड़ी की छत रही होगी, लकड़ी के पिलर्स रहे होंगे और उसके ऊपर छत बनाया गया होगा। तो ये जो है सारा का सारा सड़ गल गया होगा, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ का जो है बहुत हैवी रेन वाला इलाका है तो लकड़ियाँ मानी जाती है सड़ उड़ गई होगी, इसलिए छत के वजह से दिख नहीं रहे। ठीक है, जो इस पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रेट बाथ क्या है या ग्रेट बाथ के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो बेसिकली ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसके चारों साइड जो है कॉरिडोर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यही ग्रेट बात है। इसके चारों साइड जो है कॉरिडोर्स बनाए गए थे। एडिशनली अंदर घुसने के लिए दो साइड से जो है इसमें सीढ़ियाँ थी। ठीक है, आप देख सकते हो दो साइड से इसमें जो है अंदर उतरने के लिए दो साइड से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, एडिशनली अब चूँकि इतना बड़ा बात है इलाका है तो टैंक्स चाहिए थे, तो यहाँ पर बहुत सारे कुएँ बनाए गए। ठीक है, और जिन कुओं से इसमें पानी डाला जाता था। एक और चीज़, ये इस ग्रेट बाथ को बनाने के लिए जो ईंटें यूज़ किए गए वो वाटर टाइट्स थे कि किसी भी हाल में पानी उनसे लीक नहीं कर जो है हो सकता था। मीन्स एकदम पकी हुई ईंटों से बनाया और जो है बाकायदा एक वेल मैनेज ड्रेन सिस्टम था कि जो है वो जब चाहे तब अगर ज़रूरत ना हो सीमेंट से उसको लॉक कर दिया। ठीक है, पूरे इलाके को अच्छी सीमेंटिंग की, जिप्सम का सीमेंट यूज़ होता था। आज की तरह जो है आज जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, तो उसको पोर्टलैंड साहब ने इन्वेंट किया था। खैर, तो जिप्सम वाला सीमेंट वो यूज़ करते थे और इस ऐसा बनाया था कि उसमें पानी लीक ना हो। स्पेशली एक खास साइड में एक ड्रेन बना के रखा गया था और जब भी जो है पानी निकालने की ज़रूरत होती थी तो वो जो है उस खास ईंट को हटा देते थे जिससे कि सारा का सारा पानी जो है बाहर निकल जाता था। पानी की सप्लाई कैसे थी तो वो तो ऑलरेडी बता दिया हुआ है, तो एक बड़े वेल से। तो ये उस ज़माने की एक शानदार संरचना थी जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एडिशनली जो कई सारे साथ में जो है कई सारे कमरे मिलते हैं, कुछ छोटे छोटे बाथरूम भी मिलते हैं। तो माना ही जाता है ये जो सेपरेट बाथरूम हैं ये जो है वहाँ के उस दौर के एलीट क्लास के लोग यूज़ करते थे। अब ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये स्ट्रक्चर इतना यूनिक रहा कि कई लोगों को लगता है कि शायद ये किसी हो सकता है कि ये जो ग्रेट बाथ बनाई गई है ये किसी रिलीजियस पर्पज़ के कारण बनाई हो सकता है। कोई इनका फेमस फेस्टिवल होता हो जिसमें जो है सारे लोग मिलजुल करके स्नान करते हो और अपना पूजा पाठ करते हो। बट
डायरेक्ट जो है कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ये रिलीजियस था या नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। और भी स्ट्रक्चर्स थे, बट ये 2 स्ट्रक्चर्स जो है हमको एग्जाम पर्पज से पढ़ने हैं। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। आप हड़प्पन सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे, और अगर थे तो हम कैसे पता करें। स्पेशली जब हम इजिप्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको शानदार पिरामिड्स मिलते हैं। तो पिरामिड्स में क्या था कि जो वो उस दौर के जो राजा लोग थे, तो राजा लोगों की कब्रें बनाई गई, खूब सारा सोना चांदी जो है उसमें भर दिया गया, खूब सारा डेकोरेशन हुआ। तो इस कारण साफ साफ उनकी सोसाइटी में समझ में आता है कि कुछ लोग बेहद रिच रहे होंगे जिनके के लिए जो है ये भव्य पिरामिड्स बनाए गए। बट इंडिया में क्या था, चीज़ें इस तरह से नहीं मिलती, खासकर जो है इंडस सिविलाइजेशन के रेफरेंस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। इंडिया में जो बरियल्स मिले हैं उनके साथ सामान बहुत कम मिले हैं, ठीक है। जो सामान है, जैसे कि हमने इजिप्ट के बारे में बताया था कि शानदार पिरामिड्स बनाए, ठीक है, उसके अंदर खूब सारा ज्वेलरी भरी। इंडिया में इस तरह से चीज़ें नहीं मिलती। इंडिया में चीज़ें जो बहुत कम मिली हैं उनके साथ बहुत थोड़ी सामान मिले। स्पेशली जब वो बरियल्स बनाते थे तो वो करते क्या थे, ब्रिक्स की एक लाइन बना दी, दोनों साइड से कवर अप कर दिया, दोनों साइड बाउंड्री बना दी और बीच में एक होल बना करके बॉडी को अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके साथ जो सामान मिले हैं बहुत थोड़े मिले हैं, कुछ पॉटरी मिली है, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। तो अब ग्रेव में पॉटरी और ऑर्नामेंट्स डालने का क्या मतलब था? तो इससे शायद ये पता चलता है कि हो सकता है कि उस ज़माने में वो पोस्ट लाइफ को बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी आत्मा रहती होगी जिन्हें शायद ये चीज़ें काम आए, इसलिए जो है उन्होंने ये सामान जो है उसके साथ रख देते थे। खैर ये सिर्फ एक जो है ऐसी मान्यता है, इसी बेस पे अनुमान लगाया जाता है कि वो जो है ये बर्तन जो है आसपास या ऑर्नामेंट्स इसीलिए रखे गए कि जो है मरने के बाद शायद इनको ज़रूरत पड़े। एक इमेज दी हुई है एक कॉपर मिरर की। अब आप कहोगे साहब कॉपर का मिरर कैसे होगा, मिरर तो ग्लास का होता है। तो नॉर्मली ये करते क्या थे, मेटल की प्लेट ले करके उसको खूब रगड़ करके उस पर शाइनिंग लेके आते थे। आप कोई भी बढ़िया स्टील की चम्मच ले लो या बर्तन ले लो तो उसमें चेहरा दिखता है। तो वैसे ही उस दौर में कॉपर था और कॉपर को खूब रगड़ करके उसमें एक शाइनिंग ले करके आते थे जिसमें चेहरा देखते थे। ये इमेज जो है कॉपर मिरर वही दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको एक चीज़ पता चली कि जो है जो उस दौर में जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ को बिलीव करते थे। अगेन आप सोशल डिफरेंसेस को और कैसे समझें, तो वहाँ पर जो है सोसाइटी के बारे में जो बरियल्स हैं उसमें ज्वेलरी मिली है। अब इससे ये नहीं पता चलता कि जो बरियल है वो मेल का है कि फीमेल का। क्यों? वजह क्या है कि पुराने दौर में ज्वेलरी जो है मेल भी पहन रहे हैं तो फीमेल भी पहन रही है। तो कैसे माना जाए कि जो बोन्स मिले हैं वो मेल के थे या फीमेल के थे, ये एक और समस्या आती है, ठीक है। ये कैसे पता लगाया जाए, तो उसके लिए जो है ये देखा जाता है कि जो बोन्स मिली हैं जो ज्वेलरी से हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा? स्पेशली आप देखोगे कि जो महिलाएं होती हैं उनके कमर का नीचे का जो कमर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा जो है ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट होगी, उनका बेबी नॉर्मल तरीके से होगा। ये आज का टाइम आ गया है कि सिजेरियन होता है, बट पहले तो सारे बेबी जो है नॉर्मल तरीके से ही होते थे। तो उस केस में उस बेबी के निकलने के प्रोसेस में जो उनकी कमर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा जो है फैल जाता है, ठीक है। वो जो अगर ऐसे स्ट्रेट है वो थोड़ा सा जो है वो एक्सपैंड कर जाना, सॉरी। तो जो उनके कमर की जो हड्डियां होती है उसको स्टडी करके लोगों ने पहचानने की कोशिश की कि जो बोन्स मिले हैं वो मेल के मिले हैं या फीमेल के मिले हैं। अगेन एक कन्फ्यूजन और क्रिएट होता है। मान लीजिए कोई बच्चे का बोन मिला हो तो क्या हम पहचान सकते हैं मेल है कि फीमेल है? जनरली नहीं, ठीक है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि कोई लेडी हो जो कि कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसकी बोन्स भी जो है मेल जैसी ही होगी। तो ये थोड़े जो है प्रॉब्लम्स हैं बोन्स को आइडेंटिफाई करने में, बट जनरली बोन्स से मेल और फीमेल पहचानने का तरीका यही रहा है, ठीक है। अगेन जो सामान जो मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं, ठीक है। कुछ बीड्स मिले हैं, कुछ जो है बैंगल्स मिले हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिली हैं, कुछ कॉपर के जो है मिरर्स मिले हैं। तो ज़्यादा सामान जो है डेड बॉडी के साथ मिला नहीं है, ठीक है, जैसे कि जो है बाकी सिविलाइजेशन में दिखता है। लुकिंग फॉर लग्जरी, सोशल डिफरेंसेस को समझने का एक और बड़ा तरीका होता है कि लग्जरी आइटम्स को देखना, कि वहाँ पर जो है जैसे मान लो अगर आप किसी कब्र की स्टडी कर रहे हो या किसी घर की स्टडी कर रहे हो तो हम जो है वहाँ जो सामान मिल रहा है उसकी स्टडी करके भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में भेदभाव था कि नहीं, अमीर गरीब थे कि नहीं। तो जो सामान है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है।
यूटिलिटेरियन डेली यूज वाले या लग्जरी आइटम्स, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई जो है सोशल डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको मेंशन करने हैं। तो कैसे हम पता लगाएं, तो उन्होंने क्या किया, सामान को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, यूटिलिटेरियन जो डेली यूज़ का कॉमन आइटम था और लग्जरियस आइटम। आज भी जो है अगर हम किसी को अमीर कैसे मानते हैं, तो साहब अरे यार वो तो हमेशा डायमंड के रिंग पहन के घूमता है, क्या है तो भैया वो तो जो है क्या कहते हैं लैंड रोवर से चलता है, तो क्या है साहब अरे बड़ा शानदार भव्य सा मकान है। तो ये सारी चीज़ें जो है अमीरी होने की निशानी होती है। तो यही सारी चीज़ें जो है हम एंशिएंट टाइम में भी खोजते हैं। अब यूटिलिटेरियन में क्या आएगा, तो बेसिकली ये वो सामान होते थे जो कि ऑर्डिनरी मटेरियल से बने थे, जैसे कि हो गया स्टोन हो गया, क्ले हो गया, या डेली यूज के आइटम्स थे जिसमें क्वर्न आटा चक्की हो गया, सामान पीसने वाला, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रब, बॉडी स्क्रबर्स, ये भी खूब मिले हैं। मतलब माना जा सकता है उस दौर में भी जो है खुजलाने का काम खूब था। खैर, तो ये सारी चीज़ें हर जगह मिली हैं, तो ये माना जाता है कि ये सारी चीज़ यूटिलिटेरियन है, कॉमन लोगों के लिए हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर हमें लग्जीरियस आइटम मिले। अब ये लग्जरी किसको माना जाए, तो बेसिकली उन चीज़ों को लग्जीरियस माना गया जो नंबर 1 या तो जो है वो इम्पोर्टेड आइटम है, मीन्स वो लोकल अवेलेबल नहीं थे, कहीं बहुत दूर से लाए गए। जैसे गोल्ड हुआ, गोल्ड जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं नहीं था। माना जाता है कर्नाटका में जो कोलार की खाने हैं उसी जगह के लिए जो टर्म आता है स्वर्णगिरी, ठीक है, सोने का पहाड़। तो क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट हो रहा है तो सोना एक महंगी चीज़ हो गई, ठीक है, तो वो जो है लग्जरियस आइटम हो गया। सिमिलरली एक और चीज़ आती है फेयांस। फियांस के साथ क्या था, इसको लग्जरी क्यों मानते हैं, तो उन चीज़ों को भी लग्जरी माना गया जिनको बनाने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, ठीक है। अब एक जैसे कि फेयांस कैसे बनता था, तो जनरली वो करते क्या थे, सैंड्स को, जो अलग अलग तरह के सैंड को वो करते क्या थे, उसमें वो गम मिक्स करते थे। मिक्स करने के बाद उसको अलग अलग शेप देते थे और उसको रगड़ करके पॉलिश किया जाता था, और इससे जो है बड़े शानदार खूबसूरत स्ट्रक्चर्स निकल करके आते थे। अभी हम आगे चल के उसको देखेंगे, या फिर चैप्टर के स्टार्ट में आपने जो बीड्स देखे थे वो इन्हीं फेयांस के बने थे। तो क्योंकि इसको बनाना बहुत टफ था, तो माना जाता है ऐसी महंगी चीज़ों को जो है सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। हाँ ठीक है, पॉलिश कर दिया, उसके बाद उसको आग में पका दिया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी थी, और फेयांस से बनी चीज़ें मानी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ रिच लोग ही जो है यूज कर पाते होंगे। तो ये भी जो है अपने आप में सोशल डिफरेंस पहचानने का एक बड़ा तरीका था कि कुछ लोगों की जो है डेड बॉडी या घरों में फेयांस के सामान मिले हैं, कुछ के घर में नहीं मिले हैं। अगेन आपकी लोकेशन कहाँ है, आपका घर जो है सिटिडल एरिया में है या फिर जो है आप लोअर टाउन में रहना है, तो ये भी सोशल डिफरेंस जो है समझाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। यहाँ पर हड़प्पन दौर के एक पॉट है जो कि फेयांस का बना हुआ है। खैर, कई बार क्या होता है चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे स्पिंडल होल, आप धागा लपेटने का जो है वो डंडा कह सकते हो, तकुई बोलते हैं, उसमें जो है कई बार क्या होता था वो कुछ रॉ मटेरियल, कुछ ऐसी चीज़ों के बने, या तो लकड़ी के बने या फिर जो फेयांस के ही बने। अब क्योंकि उस दौर में कपड़े बनाने का काम लगभग घर घर होता था, ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो कर रहे थे, तो ऐसे केस में समझना मुश्किल हो जाता है कि इस तरह की चीज़ों को हम जो है लग्जरी आइटम में रखें या डेली यूज के। क्यों? क्योंकि धागा लपेटने का काम है, तो ठीक है, तो ये डेली यूज का आइटम हो गया। एट द सेम टाइम फेयांस का बना है, तो ये भी संभावना थी कि चूँकि महंगी चीज़ का बना है तो ये एक लग्जरियस आइटम हो सकता है। तो कई बार थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट जो है इसी में हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है, ठीक है। फेयांस की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, परफ्यूम की बॉटल्स मिली हैं, उस ज़माने में भी परफ्यूम यूज़ होता था, और जो मेजर चीज़ें हैं, जो भी महंगी चीज़ें हैं, वो बड़े बड़े शहरों में मिली हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, और छोटे छोटे शहरों में ये जो लग्जरियस आइटम है वो बहुत कम मिले। स्पेशली गोल्ड की जो ज्वेलरीज़ हैं ये सबसे कम मिली हैं, बहुत रेयर केस में ही जो है गोल्ड ज्वेलरीज़ मिली हैं। क्या वजह है? क्या वो ज्वेलरी यूज़ करते थे, नहीं करते थे, या बहुत कम यूज़ करते थे? इस बात का सही जवाब नहीं दिया जा सकता। क्यों? ये भी संभव था क्योंकि आपको ये पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये सारी की सारी ज़मीन के अंदर दबी थी, और लोगों को कुछ ना कुछ तो पता था कि साहब, जैसे मोहनजोदाड़ो का जो है एक्चुअल मीनिंग है द माउंड ऑफ डेड बॉडी, तो लोगों को पता था ये भूतिया इलाका है। एट द सेम टाइम लोग वहाँ से ईंटें चुरा करके लेके जा रहे थे, तो सीधी सी बात है वो सिर्फ ईंटा ही तो नहीं खोदेंगे, ये भी संभव था कि वहाँ से गोल्ड ज्वेलरी भी मिली हो।
और लोग वो ज्वेलरी लेके फरार हो गए। ठीक है, तो ऐसे केस में जो बहुत ही प्रेशियस मेटल्स हैं उनके एविडेंसेस कम मिलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेटल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे। हो सकता है वो मेटल यूज़ कर रहे हो बट एविडेंस नहीं मिले, इसलिए हम उसको नहीं मानते। फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था और जो है कैसे पता चेक करें कि कोई जगह जो है क्राफ्ट सेंटर थी। एक शहर है चन्हुदाड़ो, कहाँ पे है आइए जो है थोड़ा सा मैप पे इसको देखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, चन्हुदाड़ो 10 नंबर, ठीक है। ये जो है पाकिस्तान का इलाका, ये हो गया चन्हुदाड़ो, ठीक है। ये मैप पे आपकी लोकेशन है, चैप्टर ख़त्म करेंगे तो डिटेल में जो है ये मैप स्किल हम करेंगे। चन्हुदाड़ो की ये लोकेशन हो गई, ठीक है। अब ये चन्हुदाड़ो की कहानी क्या है, ठीक है। चन्हुदाड़ो जो है ये भी बहुत छोटा शहर था, साइज़ क्या है लगभग 7 हेक्टेयर, ठीक है, बहुत छोटा। जबकि मोहनजोदाड़ो को देखें तो वो 127 जो है हेक्टेयर का है। तो मोहनजोदाड़ो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जो चन्हुदाड़ो बहुत छोटी लोकेशन है। लेकिन ये जगह काफ़ी फेमस थी बीड्स के लिए, ठीक है, सेल कटिंग के लिए, मेटल वर्क के लिए, सील वर्क के लिए, बीट मेकिंग के लिए, मतलब मास लेवल पे यहाँ प्रोडक्शन होता था। और इसको आज के दौर में कहें तो ये एक तरह की इंडस्ट्रियल सिटी थी। अब जो है यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ होते थे वो कई तरह के अलग जो बीड्स बनते थे कई तरह की चीज़ों से बनते थे। कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, मेटल में कॉपर, ब्रांज, गोल्ड। थोड़ा सा जो है देखने की कोशिश करते हैं ये जो है किस तरह के पत्थर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने भी थोड़ी मेहनत की है, आज के पहले मैंने भी नहीं देखा था ये स्टोन्स कैसे थे। तो ये जो है जैस्पर है, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत खूबसूरत जो है स्टोन है, ठीक है। यहाँ पर जो है लैपिस लाजुली एक फेमस, यहाँ पर नाम नहीं दे रहा बट लैपिस लाजुली के जो है स्टोन्स ये आप ब्लू कलर में, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो ये हो गया क्रिस्टल्स, ये कार्नेलियन, ये स्टीटाइट पत्थर, मोस्ट ऑफ जो सील्स बने हैं इसी पे बने हैं, सॉफ्ट रॉक था, और ये क्वार्ट्ज, ठीक है। तो आप देख सकते हो वो अलग अलग तरह के पत्थर यूज़ करते थे अपनी चीज़ों को बनाने के लिए। और इन्हीं से जो है शानदार खूबसूरत बीड्स बनते थे जिसको माला में या दूसरी चीज़ों में वो लगाते थे। एडिशनली मेटल का काम भी बहुत ज़्यादा था। 3 मेजर मेटल थे, कॉपर, ब्रांज, गोल्ड। याद रखिए लोहे का जो है के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एडिशनली फेयांस पे काम कर रहे थे। टेराकोटा क्या, पकी हुई मिट्टी के बर्तन बनाए, उसको आग में पका दिया, उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से वो बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन करते थे। इसी तरह से कई बार वो 2 पत्थरों को एक दूसरे से सीमेंटिंग चीज़ों से वो चिपका देते थे। कई बार वो स्टोन को गोल्ड के कैप से बांध देते थे। जैसे आज के दौर में जो है जो माला बनती है उसमें कई बार करते क्या है कि कुछ महंगे स्टोन लिए, डायमंड को हम गोल्ड के फ्रेम में डालते हैं। तो वैसे ही ये टेक्नोलॉजी जो है उस ज़माने में भी यूज़ होती थी, जब गोल्ड के कैप में जो अलग अलग स्टोन डाल करके वो जो है शानदार जो है स्ट्रक्चर्स बनाते थे, मालाएं और जो है डेकोरेटिव आइटम्स बनाते थे। जो शेप था बीड्स का, कुछ डिस्क में है, कुछ सिलेंड्रिकल में है, कुछ स्फेरिकल है, कुछ बैरल शेप है। तो अलग अलग डिज़ाइन के जो है ये चीज़ें बना रही हैं। कहाँ बन रहा है, सब सारे के सारे चन्हुदाड़ो में। आप यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर देख सकते हैं। जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग तरह की टेक्निक थी, ठीक है। जो बीड्स बनाने के जो तरीके थे वो मटेरियल पे डिपेंड करता था। स्टीटाइट बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है तो उस पर काम करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आराम से उसको घिसा और उसमें होल कर दिया। कुछ बीड्स थे उसको जो है करते क्या थे, स्टीटाइट सॉफ्ट स्टोन है उसको पूरा पाउडर बना दिया, ठीक है, या फिर जो उसका पत्थर लेकर के स्टीटाइट का पाउडर बना दिया और उसमें गम मिक्स करके उसको जो है जो चाहे वो शेप दे दिया। ये स्टीटाइट की कहानी थी, ठीक है। कुछ जो हार्डर स्टोन थे वो करते क्या थे, उसको जो है अलग अलग शेप में कट करते थे, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा पत्थर है उसको उन्होंने शेप में कट किया, फिर उसको पॉलिश करके उसको जो है खूबसूरत जो है स्ट्रक्चर दिया और फिर बाद में ड्रिल करके होल कर दिया। तो अलग अलग तरीके थे जो उस दौर में सामान बनाने के। यहाँ पर जो है हड़प्पन दौर की पॉटरी आप देख सकते हैं, तो कितने खूबसूरत जो है डिज़ाइन उस ज़माने में भी बनते थे, जैसे लगते हैं कि यह आज की पॉटरी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉट जो है 2 कलर के आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सवाल है 2 कलर का पॉट थोड़ी ना होता है, या फिर आधा डिजाइन दिख रहा है, आधा एकदम प्लेन दिख रहा है। एक्चुअल में क्या था, ज़मीन के अंदर से ये पॉट
आधा ही मिला था। बाद में उस पर मिट्टी लगा करके जो है इस पॉट को पूरा किया गया, इसीलिए जो है ये हिस्सा खाली दिख रहा है, ये हिस्सा डेकोरेटिव मिल रहा है। तो जो डेकोरेटिव हिस्सा है ये जो है ज़मीन के अंदर से मिला है, ये बाद का हिस्सा अटैच किया गया है ताकि लोग जो है शेप को अच्छी तरह से देख और समझ सकें। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास जो है आप जो है उस दौर की टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। तो दो तरीके मिल गए, जो सॉफ्ट स्टोन था उसको पाउडर बना दिया और उससे शेप दे दिया, जो हार्ड स्टोन है उसको घिस घिस करके शेप दिया। इसी तरह से रेड कलर का जो कॉर्नेलियन है वो कैसे बनता था, तो येलोइश रॉ मटेरियल था जिसको वो गर्म करते थे जिससे कि उसका कलर जो है रेड हो जाता था। इसी तरह से जो नूडल्स वर चिप्ड, जो पत्थरों के जो है लंबे लंबे स्टिक्स बनाए जाते थे और उसके जो है पतले पतले टुकड़े काट काट करके जो है बीड्स निकाले जाते थे। ठीक है, यही दिखाया नूडल्स वर चिप्ड कि बड़े बड़े जो है पत्थरों के स्टिक ले ली और उसको कट कट करके उसके अंदर होल कर देते थे और होल करने के बाद जो है बीड्स बनते थे। इसी तरह से ग्राइंडिंग होती थी, पॉलिशिंग होती थी, ड्रिलिंग होती थी और इस तरह से अलग अलग तरह की जो है बीड्स बनाए गए। और उनके पास कई तरह के ड्रिल्स मिले जो छोटे एकदम बारीक से बारीक चीज़ों से ले करके बड़े बड़े होल कर सकते थे। इसी तरह से 3 शहर में, एक शहर चन्हुदाड़ो, दूसरा लोथल और तीसरा धोलावीरा। ठीक है, इसी तरह से 2 और शहर हैं, नागेश्वर, बालाकोट। कुल मिलाकर के ये 5 शहर ऐसे मिलते हैं, चन्हुदाड़ो, लोथल, बालाकोट, नागेश्वर, धोलावीरा। ये 5 शहर ऐसे मिलते हैं जो स्पेशली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थे। कौन कौन से? चन्हुदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट। ये सब जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन के तौर पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अलग अलग जगह जो है अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए फेमस थे। क्या क्या चीज़ें, शेल से क्या क्या बना रहे थे, तो बेसिकली बैंगल्स, ठीक है, इनले और भी कई सारी चीज़ें जो है वो बना रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, कैसे पता चला कि ये सारे शहर जो हैं प्रोडक्शन सेंटर्स थे। ठीक है, तो ये कैसे पता किया गया, तो इसको जानने के कुछ खास तरीके हो सकते हैं। स्पेशली जहाँ कहीं भी प्रोडक्शन होगा वहाँ रॉ मटेरियल बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ फेंका मिलेगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो सामान ख़राब होंगे, जो टूल्स है वो टूटे हुए मिलेंगे, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, रिजेक्टेड वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो है क्राफ्ट वर्क सेंटर को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि वहाँ पर जो है अगर ढेर सारा कबाड़ फेंका हुआ है, टूटी हुई टूल्स फेंके पड़े हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स फेंके पड़े हैं, तो इससे जो है पता लगता है कि उस हिस्से पे क्राफ्ट वर्क जो है बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो इन जगहों को पहचानने का भी जो है यही तरीका था। सीधी सी बात है, कोई वर्कर है, सामान कोई चीज़ बना रहा है, ख़राब हो गया, उठा के फेंक दिया, किसी कारण से बाढ़ आई, ज़मीन में दब गया या फिर जो है कचरा इकट्ठा हो गया, तो ये सारी चीज़ पहचानने के तरीके होते हैं। यहाँ पे अगेन एक जो है मदर गॉडेस की स्टैचू है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही सारी बातें हैं कि जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो तो यूज़ हो जाते थे, छोटे छोटे टुकड़े वो उठा करके यहाँ वहाँ फेंक देते थे, और वही चीज़ जो है आज हमको पहचान दिलाती है कि कौन से शहर जो है वो क्राफ्ट वर्कर्स है। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, सामान कैसे बनते थे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें उनके पास लोकली अवेलेबल थी, जैसे मिट्टी उनके यहाँ लोकल अवेलेबल थी, पत्थर लोकल अवेलेबल थे, लकड़ियाँ लोकल अवेलेबल थी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत दूर से मंगवाते थे। ठीक है, कई सारी चीज़ें, टेराकोटा टॉयज़ ऑफ बुलक्स कार्ट, ठीक है, बैलगाड़ियों के जो है डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, मतलब मिट्टी के खिलौने मिले। तो माना जाता है ये लोग दूर दराज इलाकों से ये लोग जो है सामान बैलगाड़ियों पर लाद करके लाते थे। इवन कि बोट्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, अभी आगे चलेंगे तो हम वो देखेंगे। हाँ, तो ये सब चीज़ें बताती है कि ये लोग जो ट्रेड करते थे और ये अलग अलग जगहों से सामान लेकर के आते थे जिससे कि अपना प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, एडिशनली जो ट्रैवलिंग थी वो सड़क रूट से भी है और रिवर रूट से भी है। रिवर कौन सी, तो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और इवन कि ये लोग जो है समंदर में भी अपने शिप लेकर के जाते थे, वो चीज़ हम आगे जानेंगे। मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ट्रेड रिलेशन है किस किस एरिया से था, ये भी जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्पेशली जो हड़प्पन लोग थे उन्होंने उन इलाकों को स्पेशली टारगेट किया जहाँ पर रॉ मटेरियल सफिशिएंट अवेलेबल थे, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट जहाँ पर शेल बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। ठीक है, इसी तरह से एक और साइट है शोरतुघोई अफ़गानिस्तान में,
यहाँ पर भी जो है लैपिस लाजुली जो पत्थर था बहुत बड़ी अमाउंट में था, तो यहाँ पर भी रॉ मटेरियल यहाँ पर भी जो है इन्होंने एक इंडस्ट्रियल सिटी क्राफ्ट वर्क सेंटर बनाया। जैसे कि आप देखोगे मोस्ट ऑफ जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कुछ खास इलाकों में सेंटर्ड है, जैसे झारखंड में माइंस है, तो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है झारखंड में। क्यों? क्योंकि बगल में उनको माइंस मिल जाती है, माइंस से उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। सेम कहानी यहाँ पर भी है। तो नागेश्वर और बालाकोट सेल बहुत बड़ी अमाउंट में अवेलेबल है। शोरतुगोई अफ़गानिस्तान, यहाँ पर लापिस लाजुली अवेलेबल था, लापिस लाजुली ब्लू कलर का स्टोन था, ठीक है। इसी तरह लोथल यहाँ पर जो है बगल में ही जो है लोथल गुजरात में ही है, तो वहाँ पर कार्नेलियल बगल के भरूच से मिल जाता था और स्ट्रीटाइट राजस्थान से मिल जाता था, ठीक है। तो स्पेशली जो क्राफ्ट सेंटर ऐसे जगहों पे बनाए गए जहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत बड़ी अमाउंट में अवेलेबल था, इसके कारण क्या है प्रोडक्शन उनका ईजी हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास अवेलेबल नहीं थी, जैसे कॉपर जो है उनके आसपास नहीं था, तो वो जो है राजस्थान से मंगवाते थे, एक जगह खेतरी, वहाँ से ये कॉपर मंगवाते। याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रॉ मटेरियल वो कहाँ से लाते थे। तो कॉपर कहाँ से ला रहे हैं? खेतरी राजस्थान। अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि वो कॉपर फॉरेन से भी इंपोर्ट करते थे, ओमान एक कंट्री है वहाँ से। वो सारी चीज़ों को हम मैप से देखेंगे, ठीक है। गोल्ड जो है साउथ इंडिया से लेके आ रहे थे। इंडिया में गोल्ड एक ही जगह है, कर्नाटका में, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो है कुछ चीज़ें कुछ और जगहों से खोजी, ये हो गया गोल्ड जो है साउथ इंडिया से मंगवा ली, ठीक। इसी तरह से खेती, बाद में ये पता चलेगा कि जो इनका जो कॉपर है वो जो है खेतरी वाले कॉपर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि वो कुछ कॉपर जो है वो कहीं और से भी इंपोर्ट कर रहे थे, वो कहानी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये जो जगह आपको मगन के तौर पे दिख रही है, ये बेसिकली यहाँ पर एक कंट्री है ओमान, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कॉपर थी, इसको जब ध्यान से देखा गया, बाद में उसकी केमिकल कंपोजिशन देखी गई, तो उसमें ये देखा गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कॉपर हैं उसमें जो निकल की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और ये निकल वाला जो कॉपर है ये इस जो है ओमान में या फिर उस दौर में मगन बोलते थे वहाँ से पाया जाता था। एडिशनली इनका ट्रेड रिलेशन जो है इस मेसोपोटामिया से भी था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। ये जो है सोच के देखो उस ज़माने में ये जो है कितना दूर का डिस्टेंस रहा होगा, कम से कम कई हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस रहा था, और इनके शिप जो है इतने दूर दूर तक जो है जाते थे। कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, सेम वही सारी बातें हैं कि अभी जो है जो लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज आते हैं वो बताते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है वो जो कॉपर है वो ओमान से भी इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ओमान आपको दिखा दिया मगन नाम से। क्यों, कैसे पता चला? तो बेसिकली जो है ओमानी कॉपर में जो है निकल की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, और सेम वही जो है उसी तरह की निकल की अमाउंट हड़प्पन जो है टूल्स में भी दिखती है। इसी तरह से ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के टच में थे। इसी तरह से एक हड़प्पन जार दिखती है, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक हड़प्पन जार दिखती है, एक जार दिखती मतलब कोई एक बर्तन दिखता है जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बिल्कुल मैच नहीं करता, और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इंडस सिविलाइजेशन से मैच करती है। तो ये माना जाता है मेसोपोटामिया के लोग जो है वो हड़प्पा से के टच में थे। इसी तरह से हालांकि इस बात का पता नहीं चला कि उस जार में क्या रखा था, या फिर क्या कौन सी लिक्विड चीज़ जो है वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे, इंडस सिविलाइजेशन से इंपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक जगह का नाम आता मेलुहा, ठीक है। मगन जो वर्ड आया है ये ओमान के लिए आया है, ठीक है। मगन वर्ड ओमान के लिए आया है, और इंडस सिविलाइजेशन के लिए जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है मेलुहा। अब ये नहीं समझ में आता, जो मेलुहा टर्म है ऐसा माना जाता है कि मेलुहा वर्ड जो है वो इंडस सिविलाइजेशन के लिए ही वर्ड जो है ये यूज़ हुआ है। यहाँ पर फिर वही सारी बातें, यहाँ पर आप मेसोपोटामियन जो है सील है, जैसा कि आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो, उनकी सील राउंड होती थी, वो मिट्टी को गीला करते थे और उसको जो है जैसे कि पेंट वाला जो रोलर होता है उसकी तरह चला देते थे, जिससे कि वो डिज़ाइन पैटर्न बन जाता था। जबकि इंडिया का जो सील है वो सील जो है प्योर स्टाम्प की तरह है, जैसे कि आज के दौर में जो रबर स्टाम्प लगता है, आप स्कूल में जब सर्टिफिकेट लेने जाते हो तो प्रिंसिपल अपना स्टाम्प लगाते हैं, तो इंडियन सील जो है प्योर वैसे ही सील थे। अगेन बहरीन में जो है जो पुराने सील्स मिले हैं
ठीक है, वो एकदम प्योर जो है इंडस सिविलाइजेशन से ही कनेक्टेड हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शायद जो है इंडिया के लोग जो है बहरीन तक ट्रेड कर रहे थे और बहरीन की सिविलाइजेशन पे इंडस सिविलाइजेशन का गहरा असर रहा है। इसी तरह से एक बड़ी सी जो है सील मिली है जिस पर एक बोट के निशान बने हुए हैं। तो ये बोट भी बताता है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग जो है बहुत लॉन्ग टर्म जो है ट्रेड रिलेशन में बाकी सिविलाइजेशन के साथ लगातार टच में थे। अगेन जो वहाँ के जो वेट एंड मेजर्स मिले हैं, ठीक है, जो बहरीन में जो वेट एंड मेजर्स मिले हैं, जो सामान को तौलने के जो क्या गया पत्थर मिले हैं, वो एकदम सेम टू सेम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा ही रहा। तो इससे भी पता चलता है कि ये दोनों सिविलाइजेशन जो है आपस में टच में रही। अगेन जैसा कि बताया था जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है मेलुहा। उनका कहना ये था कि हम लोग मेलुहा से कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड, अलग अलग तरह के वुड्स जो है इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अगेन जो मेसोपोटामिया जो है वो एक माइथोलॉजी कहती है कि मेलुहा मतलब किस तरह का देश है, तो ये वो इलाका है जिसका बर्ड हाजा पक्षी है, जो कि जो है जिसकी आवाज़ रॉयल पैलेस से भी सुनाई देती है, मीन्स बहुत दूर दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो हाजा पक्षी है ये मोर हो सकता है, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन था। तो इस तरह से अलग अलग सिविलाइजेशन से भी जो है इंडिया के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप एक बार जो फिर से मैप पे देखने की कोशिश करते हैं इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन थे इंडस सिविलाइजेशन के किस तरह से थे। आप देख सकते हो कि इंडस सिविलाइजेशन जो है ये सी रूट से भी जो है ये अनातोलिया, ये जो है टर्की का इलाका हो गया, यहाँ तक ट्रेड कर रहे हैं। ये पूरा जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का इलाका है और ट्रेड जो है सड़क रूट से भी है और ओशन रूट से भी है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर ये लोग जो है इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे और ये आज की बात नहीं है, आज से 4000 साल पहले की बात है। यू कैन इमेजिन कि हमें लगता है वो कितना पिछड़ा इलाका था और जब हम एविडेंसेस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो वास्तव में उतने भी पिछड़े नहीं थे जितना कि हम सोचते हैं। यहाँ पर जो है उनकी एक स्क्रिप्ट का इमेज दिख रहा है। दुर्भाग्य से उनकी जो स्क्रिप्ट है वो आज तक नहीं पढ़ी गई। नेक्स्ट टॉपिक इज सील, स्क्रिप्ट एंड वेट, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में राइटिंग वर्क जो है था, तो क्योंकि कई जगहों पर छोटे छोटे जो है राइटिंग वर्ड्स मिले हैं, ठीक है, और जो है उनके सील पर जो है रिटन टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, लेकिन जो है उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। नॉर्मली इन सील्स का यूज़ क्या था, तो होता क्या था कि चूँकि इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा था तो जब भी वो बैग बनाते थे, ठीक है, बोरी में सामान रखा और उसके मुंह को बांध दिया। अब इस बात की संभावना थी कि रास्ते में कोई सामान खोले और खोल करके सामान निकाल ले, या फिर बीच में जो लोग सामान ले करके जा रहे हैं वो लोग गड़बड़ कर दें। तो वो करते क्या थे, उस पर जो है ढेर सारी मिट्टी लगा दी, ठीक है, और मिट्टी लगाने के बाद उस पर एक जो मिट्टी गीली होती थी और उस पर निशान लगा करके एक सील लगा दिया, ठीक है। अब ये सामान जो है जहाँ तक भेजा जाना था वहाँ पहुँच गया। जैसा कि हमने देखा कि वो इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर जो है मेसोपोटामिया तक सामान भेज रहे थे और इस सामान को जाने में 6 महीने से 8 महीने तक लग जाने थे। तो सीधी सी बात है, सामान चोरी होने, सामान गड़बड़ करने या कम अधिक करने की संभावना थी, तो इसीलिए वो मिट्टी ये लगा दी और उसके ऊपर दबा करके अपना सील लगा दिया। तो ये जो सील थे, अगर मान लो अगर किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो ये मिट्टी का सील जो है अनब्रोकन रह जाएगा, और अगर जो है ये ब्रोक हो गया तो इसका मतलब ये था कि अंदर जो है सामान में गड़बड़ी की गई है। तो इस तरह से ये जो सील हैं उस दौर के बारे में जानने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है, और इन्हीं सील पर काफ़ी सारी वर्ड्स जो है लिखे हुए हमें दिखते हैं। माना जाता है कि इस पर जो है क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो हो सकता है सेंडर का नाम हो सकता है, जो सामान वो यूज़ करते थे उसका वो नाम हो सकता है, चूँकि धार्मिक लोग थे हो सकता है भगवान लोग का भी नाम लिखा हुआ हो, कई सारे एनिमल्स के पिक्चर उसमें दिखते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मे बी कि वो माइथोलॉजिकल चीज़ों से कनेक्टेड हो। लेकिन समस्या क्या है कि वहाँ की जो स्क्रिप्ट्स है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, वो आज तक नहीं पढ़ी गई। क्यों नहीं पढ़ी गई? पहली चीज़ क्या है कि जो उनके जो इंडियन जो है इंस्क्रिप्शंस रहे हैं, सॉरी, जो इंडस सिविलाइजेशन के, वो बहुत छोटे थे, ठीक है। जो सबसे बड़ा है उसे मात्र 26 लेटर हैं।
अगर आपको 11 का याद होगा तो उनके जो टैबलेट्स होते थे उस पर एक साथ जो है कई कई सौ लेटर्स होते थे, तो कई सारे वर्ड्स को मिक्स करके चीज़ों को समझना आसान होता था। अगेन एक और चीज़, एक तो साइज छोटा छोटा हो गया, दूसरा ऐसा माना जाता था यह कि ये पिक्टोरियल से रहे हैं, ये जो अल्फ़ाबेटिकल नहीं रहे, ये पिक्टोरियल रहे, ये पिक्चर के माध्यम से वर्ड को समझाने रहे। और कुल मिलाकर के लगभग 375 से लेकर के 400 तक साइन है, और कहीं कोई जो है जो सबसे बड़ा जो टेक्स्ट मिल रहा है वो भी मात्र 26 शब्द का ही है, इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगेन एक और समस्या थी कि कोई ऐसा बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं मिला। दुनिया भर में जितनी भी जो है इंस्क्रिप्शन पढ़े गए मोस्ट ऑफ केस में उसके पीछे वजह ये थी कि कहीं ना कहीं उनको बाइलिंगुअल जो है स्क्रिप्ट मिल गई कि दो लैंग्वेज का स्क्रिप्ट था, ठीक है, ऊपर कोई और लैंग्वेज यूज़ की, नीचे कोई और लैंग्वेज यूज़ की। इनमें से एक लैंग्वेज जो है ऐसी रही होगी जिसको पहले कोई जानता रहा होगा, उसके बेस पर जो है नीचे वाली की मीनिंग निकाल ली गई। बट इंडस सिविलाइजेशन के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनकी जो स्क्रिप्ट मिली वो सिंगल लैंग्वेज की ही थी, और इस कारण इसको पढ़ना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, ठीक है। हम लोग नॉर्मली इधर से लिखना शुरू करते हैं और इधर जाते हैं। उनका लिखना जो है जैसे मुस्लिम लोग लिखते हैं, उर्दू अरबी फ़ारसी लिखी जाती है, वो इस साइड से लिखी जाती थी, ठीक है। इंडस सिविलाइज कैसे पता लगा? तो होता क्या है कि स्टार्टिंग की जो लैंग्वेज है उसमें काफ़ी दूर दूर का स्पेस मिलता है, और बाद के जो लेटर्स हैं वो बहुत डेंस हो गए हैं। नॉर्मली हम ऐसा कब करते हैं? नॉर्मली जब हमको एक बड़ा टेक्स्ट लिखना होता है तो और जगह कम होती है, तो हम करते क्या है, स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता तो सारे लेटर्स हम दूर दूर लिखते हैं। बाद में लगता है यार जगह कम हो गई है, तो हम सारे लेटर्स को पास पास लिखना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, ना कि आज के इंडियन लोगों की तरह लेफ़्ट टू राइट लिखते थे, ठीक। तो उनके लैंग्वेज के बारे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन राइटिंग चीज़ें, रिटन वर्क जो है बहुत ज़्यादा जगहों पे मिलता है। सील्स पर मिलता है, कॉपर के टूल्स पे मिलता है, जार के रिम्स पर मिलता है, टेराकोटा के टैबलेट्स मिले हैं, हालांकि बहुत कम मिले हैं, ज्वेलरी पे मिला है, बोन के रॉड्स पे मिला है, इवन के साइन बोर्ड मिले हैं। हर शहर के बाहर जो है एक साइन बोर्ड होता था जो शहर के बारे में बताता था, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ थी, लेकिन उस पर क्या लिखा है आज तक नहीं पढ़ा गया। इन सब चीज़ों से माना जाता है कि शायद लिटरेसी अच्छी थी, ठीक है। और ये इतना मिला है। आपको ये पता होगा कि इंडस रिवर में हमेशा बाढ़ आती रहती है। इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये तीनों जो है दुनिया की सबसे पावरफुल नदियों में से एक है। और आज तो डैम बन गए हैं, इस कारण जो है इनकी पावर थोड़ी सी कम हो गई है, फ्लड कम हो गए हैं, बट पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा फ्लड आता था। तो जितने एविडेंसेस मिले हैं वही जो है काम भर के हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट जो है पानी में बह गए हों, डूब गए हों, मिट्टी में जो है दब गए हों, या फिर उसके ऊपर चूँकि ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है तो हो सकता है कि आज भी शहरों के नीचे चीज़ें दबी हो। तो इस हिसाब से माना जा सकता है कि लिटरेसी सफिशिएंट रही होगी, बट स्टैंडर्ड वे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस वीडियो को फ़िलहाल के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में होगी। कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन रहे होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।